और सरकार नहीं चाहती है कि गरीब समाज में जन्मे महापुरुषों को लोग याद करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की किताबों से, फेस्टिवलों से तमाम ऐसे अवसर आते हैं तो वोट लेने के लिए तो ज़रूर उपयोग करते हैं, लेकिन समाज को यदि जागरूक करना हो तो इसी तरीके से तानाशाही चला करके उनके ऊपर कुठाराघात करते हैं। देखिए, मेरा शुरू से ही विरोध इस बात का था कि आप बनारस में विकास कीजिए, लेकिन बनारस का जो मूल स्वरूप है उससे खिलवाड़ मत कीजिए। देखिए, विकास ऐसा हमें नहीं चाहिए जिससे हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आप अस्तित्व बनारस का, बनारसीपन बचा करके भी बनारस का विकास कर सकते हैं। जब रेल मंत्रालय की कुर्सी पर ये ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट के लोग बैठेंगे, तब तक वो जनता की तकलीफ़ों से कोसों दूर रहेंगे। वो केवल हेडलाइन और रील बना के मस्त रहेंगे और रियल धरती से दूर रहेंगे, रियलिटी से। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद है चंदौली के सांसद वीरेंद्र जी। आज हम उनसे कई मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है वीरेंद्र जी। हम आपके ही बात से बात की शुरुआत करते हैं। किन मुद्दों को लेकर के आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, और इस दौरान हमने देखा कि आपने सरकार पर तानाशाह का आरोप लगाया, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार का रवैया जिस तरीके से है कि एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सहारा लेकर के गरीब और वंचित समाज में जन्मे महापुरुषों को याद करने पर भी पाबंदी लगा रही है। आज ही के दिन है कि बिहार समाज में जन्मे मंगल बिहार, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जिन्होंने देश की आज़ादी में और समाज के लिए बहुत काम किया था। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि बिहार समाज एक ऐसा अति पिछड़ा समाज है जिसमें साक्षरता डबल डिजिट में भी नहीं है, 10% भी नहीं है। अब कल्पना कर लीजिए कि जब साक्षरता ही 10% से कम है तो उसमें महिलाओं की साक्षरता कितनी होगी? वो शायद 2% हो, 1% हो, वो भी ना हो। ऐसा हमारा समाज आज आज़ादी के इतने साल बाद, यदि समाज में जागरूकता लाने के लिए अपने समाज के जो सर्वश्रेष्ठ नागरिक मंगल बिहार जी के अवतरण दिवस पे या परिनिर्माण दिवस पे यदि गोष्ठी का आयोजन करता है और उनके द्वारा बताए गए रास्ते को जनता के सामने रखता है और समाज में व्याप्त कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए चिंताएं करता है, कैसे साक्षरता हम बढ़ाएं, कैसे जागरूक करें, लोगों को रोजगार से कैसे जोड़ें, इस पर चिंतन करता है, तो ये कौन सा गुनाह करता है? हाँ, गुनाह एक उससे जो हो गया कि मुख्य अतिथि के तौर पर समाजवादी पार्टी को बुला लिया, और जब मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाए, सरकार को नहीं पच पाई और फिर 2 बजे रात को जाकर अपना दिया हुआ परमिशन होने के बावजूद यह करके निरस्त कर दिया गया कि फोटो उचित जगह पे नहीं है। आपके सामने वो रखा हुआ है पोस्टर, फोटो उचित जगह पे है कि नहीं है, एक बहाना बनाया गया। और सरकार नहीं चाहती है कि गरीब समाज में जन्मे महापुरुषों को लोग याद करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की किताबों से, फेस्टिवलों से तमाम ऐसे अवसर आते हैं तो वोट लेने के लिए तो ज़रूर उपयोग करते हैं, लेकिन समाज को यदि जागरूक करना हो तो इसी तरीके से तानाशाही चला करके उनके ऊपर कुठाराघात करते हैं। तो आज जो बिहार समाज के साथ हुआ है वो बहुत निंदा का विषय है। हम आगाह करते हैं सरकार से कि इस कृत्य से बाज आए।
कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि जो सरकार है वो राजनीति कर इसमें ले करके आ रही है ऐसी चीज़ों में। अगर उस जगह बीजेपी का कोई नेता होता तो बात कुछ और होती। निश्चित रूप से बीजेपी कोई नेता होता तो कोई बल्कि सहयोग करती सरकार। तो इसलिए सरकार की जो कार्यशैली है वो कार्यशैली समाज के जागरूक व्यक्ति, समाज के जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसका उत्थान कैसे हो इसके बारे में कोई विचार नहीं। बनारस में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है तो बनारस के मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगी कि देखिए दाल मंडी का मुद्दा है और बहुत सी और भी चीज़ें हुई हैं, उस पर आप क्या अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मेरा शुरू से ही विरोध इस बात का था कि आप बनारस में विकास कीजिए, लेकिन बनारस का जो मूल स्वरूप है उससे खिलवाड़ मत कीजिए। जैसे बनारस में बहुत सी ऐसी प्रसिद्धियां थी जो बनारसी होने का जो एहसास कराती थी। जैसे लंका पे चले जाइए तो उस समय मशहूर था पहलवान की लस्सी, चाची की कचौड़ी की दुकान। ये कोई ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ लग्जरी थी। वहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र आते थे, तमाम आसपास के नागरिक आते थे और कचौड़ी का, लस्सी का आनंद लेते थे और राजनीतिक बातें हुआ करती थी। लेकिन वो जगह भाजपा को पसंद नहीं है कि जहाँ पे राजनीतिक चर्चा हो, इसलिए वहाँ को उनको उजाड़ दिया गया। बनारस की गलियाँ थी, बनारस की गलियाँ हजारों साल से गंगा के नदी में स्नान करके जो हमारे श्रद्धालु हैं वो हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आकर के दर्शन करते थे। तो जितनी पॉजिटिविटी शंकर जी के मंदिर में थी उससे कम वहाँ जो पॉजिटिव एनर्जी गलियों में नहीं थी। शंकराचार्य जी ने कहा कि काशी का महत्व भगवान शंकर के मंदिर से कम नहीं है, जो है कि बनारस की गलियों का महत्व। ये आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है। तो वो कैसे ख़त्म किया जाए, उसको कॉरिडोर बना करके ख़त्म किया गया। लेकिन सरकार ने कहा कि विकास के लिए ज़रूरी है। देखिए, विकास ऐसा हमें नहीं चाहिए जिससे हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आप अस्तित्व बनारस का, बनारसीपन बचा करके भी बनारस का विकास कर सकते हैं। आप हम उस विकास को क्या कहें कि आज भी गलियां साफ नहीं हैं, आज भी पानी जमावट वैसी ही है, आज भी सड़क धंस रही है, आज भी जल निकासी ठीक से है नहीं, आज भी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है अपनी पूरी क्षमता से नहीं चल रहा है, गंगा नदी में पानी गिर रहा है, आज भी जो है कि सड़कों की स्थिति ऐसी नहीं है कि बिना जाम के कोई सड़क आपको बनारस में दिखाई। तो विकास का पैमाना क्या है? ये तो मोक्ष की नगरी है, लोग यहाँ मोक्ष पाने के लिए आते हैं। ये बनारस की खूबसूरती है, तो बनारस को बनारस ही रहने दिया जाए, बनारस से छेड़छाड़ न किया जाए, यही मेरी अपील है प्रधानमंत्री जी से। अब बात कर लेते हैं छठ पूजा। देखिए आ गया है और देखिए क्या है ना कि सरकार के द्वारा बहुत सारी सुविधाएं कराई जा रही है। उनके द्वारा ये कहा भी गया है कि ट्रेनों में बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है। तो क्या लग रहा है, व्यवस्थाएं हैं या फिर वही एक के ऊपर एक लद के लोग जा रहे हैं? बिहार आपने देखा होगा तो आपको हकीकत पता लग गई होगी कि जिस तरीके से लोगों की स्थिति खराब है, खड़े खड़े लोग चल रहे हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि पानी पीने की सुविधा नहीं है उन लोगों को। 48 घंटे में लोग पहुँच रहे हैं बिहार जो है। तो ऐसी परिस्थिति में सरकार फेल है और मेरा मानना है कि सरकार को बिहार की बेरोजगारी का आकलन नहीं है। अगर बेरोजगारी की आकलन होता तो वो व्यवस्था करने की कोशिश करती, लेकिन उनके आकलन से कई गुना ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, क्योंकि बिहारी नौकरी की तलाश में वो अपना प्रदेश और गांव छोड़ करके अन्य प्रदेशों में गया है। वो लौटना चाहता है, क्योंकि ऐसा पर्व है जिसको हर बिहारी
बड़ी श्रद्धा के साथ मनाता है। सरकार फेल है इसमें, निश्चित रूप से पूरी तरीके से फेल है। और फेल होने का कारण ये है कि जब रेल मंत्रालय की कुर्सी पर ये ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट के लोग बैठेंगे, तब तक वो जनता की तकलीफ़ों से कोसों दूर रहेंगे। वो केवल हेडलाइन और रील बना के मस्त रहेंगे और रियल धरती से दूर रहेंगे, रियलिटी से। थोड़ी राजनीति मुद्दे पे भी बात कर लेते हैं कि बिहार में जो है अब चुनाव है, क्या लग रहा है जो बीजेपी के जो दावे हैं कितना वो पास होंगे, कितना फेल होंगे? देखिए, बीजेपी तो हवा में बात कर रही है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, वो पहले से भी तेजस्वी को बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में रखा था और आज उचित समय जब आया तो उसकी घोषणा भी कर दिया गया है। सारे गठबंधन में घटक दल सब अपने तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और मेरा दावा है कि बहुमत की सरकार जो है बनेगी। तो देखिए, आज हमारे साथ मौजूद है चंदौली के सांसद वीरेंद्र जी। आज उन्होंने हमसे बहुत सारे मुद्दों पर बात की, अपनी बातों को रखा है। सबसे बड़ी बात की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस मुद्दे को लेकर के हुई थी, उस पर भी उन्होंने अपनी बातों को यहाँ पर रखा है।